हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले ग्रामर के करेंगे, ठीक है, व्याकरण के करेंगे, उसके बाद हम लोग साहित्य के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ठीक है, तो सेशन में बने रहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्पत्तिका का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। उत्पत्तिका का विलोम शब्द क्या होगा, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। इसमें कुछ मैंने स्टार्टिंग में ग्रामर के क्वेश्चन लिया, ठीक है, क्योंकि ग्रामर भी पूछी जाती है, ठीक है। और ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्पत्तिका का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर ए है कि पर्वत होगा, क्या घाटी होगा, ओके, क्या घाटी होगा, या फिर आध्यात्मिकता होगा, या फिर विसर्जन होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आध्यात्मिकता होगा या फिर विसर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधितैक्ता। क्या हो जाएगा, अधितैक्ता हो जाएगा, ठीक है। उत्पत्तिका का विलोम क्या हो जाएगा, अधितैक्ता हो जाएगा, अधितैक्ता हो जाएगा, ठीक है। अधितैक्ता हो जाएगा उत्पत्तिका का विलोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि तरड़ी और तरड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तरड़ी और तरड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, ठीक है। ये दोनों क्या है, शब्द युग्म है, तरड़ी और तरड़ी। क्या नाव और शूर है, या फिर शूर और नाव है, या फिर युवती नाव है, या फिर शूर और युवती है, ठीक है। तो क्या मतलब पहले का अर्थ क्या सूर्य है, या दूसरे का अर्थ क्या सूर्य है, या फिर दूसरे का अर्थ नाव है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तरड़ी का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, और तरड़ी का अर्थ क्या होता है, तो नाव होता है, ठीक है। तरड़ी माने क्या होता है, सूर्य होता है, और तरड़ी माने क्या होता है, नाव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खग का अर्थ नहीं है। खग का अर्थ क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि क्या आकाश नहीं है, ठीक है। खग का अर्थ क्या नहीं है, क्या आकाश नहीं है, या बाण नहीं है, या फिर तारा नहीं है, या फिर पंछी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो आकाश है ये हमारा खग का नहीं है। खग माने क्या होता है, पंछी होता है ना, खग माने। तो यहाँ पर ये आकाश नहीं है। आकाश किसका होता है, तो नभ का होता है ना, नभ, गगन, अंबर, सूर्योम, व्योम ना, ये किसके होते हैं, आकाश के होते हैं। लेकिन खग के क्या होते हैं, बाण, तारा, पंछी, ठीक है। ये खग के पर्यायवाची हैं, खग के अर्थ हैं, लेकिन आकाश नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक मिनट ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, अनेक अर्थों वाला नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें अनेक अर्थ नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है ऑप्शन नंबर ए है कि, ठीक है, अनेक आर्थिक मतलब होता है जिसमें अनेक अर्थ निकलते हों, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं वाला कौन सा है, क्या पृष्ठ नहीं है, या पानी नहीं है, फिर कल नहीं है, फिर पाप नहीं है, ठीक है। तो इनमें से आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अर्थ, दूसरा अर्थ निकल ही नहीं रहा है। ऐसा शब्द हमको क्या करना है, ढूंढना है। तो ऐसा शब्द इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्या, पाप। पाप में कोई भी अनेक अर्थ नहीं निकलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, पाप, पाप हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है, ठीक है। मोर का पर्यायवाची क्या है, क्या काल्पी है, या फिर तड़ित है, या फिर विशीख है, या फिर विलक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हमें बताना है कि मोर का पर्यायवाची क्या है, मतलब कि मोर का दूसरा अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मोर का दूसरा अर्थ क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन 4 है आपके सामने और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काल्पी। काल्पी क्या है, मोर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर नहीं बताना है, मतलब ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है किसका, कमल का, सरोज, जलद, पंकज या फिर जल जात। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, नहीं को बताना है। ठीक है, तो क्या सरोज जल का कमल का पर्यायवाची होता है, तो बिल्कुल होता है। यहाँ पर जलद नहीं होता है, जलद माने क्या होता है, बादल का दा से लगा दो ना तो बादल का बन जाता है और उसमें धा लगा दो तो समुद्र का बन जाता है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 7 है। रातों रात समास में रातों रात शब्द में कौन सा समास बताना है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय या फिर द्वंद्व। ठीक है, तो रातों रात, रात ही रात, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, रात ही रात, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 4 है और 4 में से हमें छांटना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पानी, किताब, निर्धनता, कहानी। ठीक है, तो किताब पढ़ी जाती है, निर्धनता मतलब कि गरीबी आती है, निर्धनता माने गरीबी, कहानी सुनी जाती है ना, लेकिन पानी क्या होता है, पानी बहता है या फिर पानी पिया जाता है। तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, ये शब्द क्या है, पानी पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी किताब, निर्धनता, कहानी, ठीक है, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उसने छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक है। ठीक है, छल, छल में कारक पूछ रहा है। ठीक है, कर्ता कारक है, करण है या फिर कर्म है या फिर अपादान कारक है। उसने छल से पराजित किया, छल से पराजित किया है ना। यहाँ पर देखो क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, उसने छल से पराजित किया मतलब कि हराया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको कॉमन सेंस लगाना है कि क्रिया किस में होती है, किस कारक में क्रिया होती है, किस कारक के द्वारा क्रिया होती है। तो यहाँ पर करण है ना, करण के से द्वारा जब क्रिया होती है तो करण कारक हो जाता है। तो यहाँ पर उसने छल से क्या किया, पराजित किया है, इसलिए यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है, हमारे 8 कारक होते हैं ना, तो 8 कारक में से कौन सा कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान है या फिर अधिकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर वह कार मेरी है। अब यहाँ पर सोचो, वह कार मेरी है मतलब कि मेरा और कार से क्या हो रहा है, मेरे से, मुझसे और कार से क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है ना, तो वो संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उसका सब कुछ लुट गया, उसका सब कुछ लुट गया, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, उसका सब कुछ लुट गया, ये किसकी ओर इशारा हो रहा है, क्या संकेतवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंध वाचक सर्वनाम है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, उसका सब कुछ लुट गया है ना। उसका मतलब कि हमें पता नहीं है कि किसका, सिर्फ कह रहे हैं कि उसका, तो क्या कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। जिस क्रिया के बारे में हमें कुछ भी पता ना चले वहां पर क्या कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा वर्ण लुंठित और प्रकंपित है कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जिसमें कंपन हो, बोलने में कंपन हो। ठीक है, प्रकंपित लिखा है ना, प्रकंपित, तो प्रकंपित और लुंठित कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि प्रकंपित और लुंठित दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रा। रा को हम लोग लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं और प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रा का। ठीक है, यहाँ पर या
ला, आ और वा क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब अलंकार कौन सा होता है। ठीक है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो अलंकार कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है उपमा, बी है रूपक, सी है दीपक और डी है उत्प्रेक्षा। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, संभावना यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है ना, यहाँ पर भेद रहित उपमा नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है। किस अलंकार में संभावना प्रकट की जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। उपमेय है और उपमान की संभावना तो किसमें प्रकट की जाती है, उत्प्रेक्षा में। किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उदाहरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। ठीक है, क्या यात्रा वृत्तांत है या फिर समीक्षा है या फिर जीवनी है या फिर आत्मकथा है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान ये किसकी रचना है, ये रचना किसकी है, तो ये यात्रा वृत्तांत है, लेकिन ये रचना किसकी है, कमेंट में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बाजे पयलिया के घुंघरू, बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक हैं। बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र, कन्हैयालाल ओझा या फिर सोहनलाल द्विवेदी या फिर मणिकलाल मुंशी। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र हैं बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक। ठीक है, बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कमेंट में लिखिए कि ये विधा कौन सी है, बाजे पयलिया के घुंघरू कौन सी विधा की रचना है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। प्रेमचंद की, निराला जी की या फिर कविनाथ गोपीराज की या फिर शरद चंद्र की, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। ठीक है, ये जीवनी है और ये बताना है कि ये किसकी जीवनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविनाथ गोपीराज की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी है ना, कामायनी एक क्या है, पुनर्विचार। और जो कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन वो किसका है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुक्ति बोध। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामायनी एक पुनर्विचार। यहाँ पर कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन नहीं, पुनर्विचार। तो पुनर्विचार किसने किया था, मुक्ति बोध ने किया था। किसने किया था, मुक्ति बोध ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर है कि कुटज के लेखक कौन है। कुटज के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, कुटज क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अर्धनारीश्वर किसका निबंध है। शांतिप्रिय द्विवेदी का। अर्धनारीश्वर है ना, अर्धनारीश्वर मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। शांतिप्रिय द्विवेदी का, रामधारी सिंह दिनकर का, आज्ञे का या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अर्धनारीश्वर किसका निबंध है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है। ये बहुत ही बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दामुल का कैदी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दामुल का कैदी के लेखक कौन है।
प्रसाद है, सुदर्शन है, प्रेमचंद है या फिर यशपाल है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचना है दामुल का कैदी, और ये एक कहानी विधा है, ठीक है, दामुल का कैदी, ठीक है। तो यहाँ पर दामुल का कैदी किसका, सॉरी ये उपन्यास है, ये कहानी, ठीक है। तो ये किसका है, प्रेमचंद का है। किसका है ये, प्रेमचंद का है, ठीक है, दामुल का कैदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि सफेद कुआं कहानी के लेखक हैं। सफेद कुआं कहानी के लेखक हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है मंजुल भगत, रमेश बत्रा या फिर मधुरा गर्ग या फिर सुरेंद्र तिवारी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफेद कावा, ठीक है। सफेद कावा कहानी के लेखक को बताना है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजुल भगत। मंजुल भगत है सफेद कावा कहानी की लेखिका। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मन सुचून। अलंकार इसमें कौन सा है ना, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। रहीमन पानी है ना, पानी के कई अर्थ निकल रहे हैं ना, श्लेष अलंकार है ना। जहां पर एक शब्द के कई अर्थ निकले वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार, ठीक है। वामा कुल स्थाथामा, वामा कुल स्थाथामा में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय मीन्स अर्थ, ठीक है। उसका अर्थ क्या है, मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्री, ऑप्शन नंबर ए है। और दूसरा नंबर है, बी नंबर है कि विपरीत आचरण करने वाली स्त्री या फिर सम्मान युवती या फिर वक्र स्वभाव वाली स्त्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वामा कुला स्थामा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत आचरण करने वाली स्त्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विसर्वे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विसर्वे नमा ना। तो यहाँ पर विसर्वे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये है कि विष्णुधन ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है कि विष्णुधन ए, बी है कि विष्णुधन ए, सी है कि विष्णुधन अय या फिर डी है विष्णुधन अवे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णुधन ए। विष्णुधन ए हो जाएगा, विसर्वे, ठीक है, विसर्वे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिर्फ क्या है, साहित्य के क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ साहित्य के क्वेश्चन है, वो मैंने बस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ साहित्य के क्वेश्चन देखूंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है। तमिल प्रकाश को, दिव्य प्रकाशम को या फिर नलियार वेदम मतम को या फिर नलियार दिव्य प्रबंधम को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नलियार दिव्य प्रबंधम को कहते हैं तमिल वेद की रचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नलियार दिव्य प्रबंधम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आचार्यों का वरिष्ठतम क्रम क्या है। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य या फिर रामानुजाचार्य मध्वाचार्य निम्बार्काचार्य या फिर निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य या फिर मध्वाचार्य निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है। अद्वैतवाद को, द्वैताद्वैतवाद को, अद्वैतवाद को, विशिष्टाद्वैतवाद को या फिर द्वैताद्वैतवाद को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, भेदाभेद किस दर्शन को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर द्वैताद्वैतवाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, द्वैताद्वैतवाद को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, द्वैताद्वैतवाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम और कृष्ण किसके पूर्वोत्तर माने जाते हैं। राम और कृष्ण किसके पूर्वोत्तर माने जाते हैं, ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राम और कृष्ण।
किसके पूर्वोत्तर माने जाते हैं? तो ये विष्णु के पूर्वोत्तर माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक? चक्रधर, आचार्य पुंडलिक या फिर चैतन्य महाप्रभु या फिर विष्णु स्वामी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या फिर वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा मध्वाचार्य। ठीक है, मध्वाचार्य हैं द्वैतवाद के। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 5 विषयों के समेत ग्रहण को 5 रात्र धर्म कहते हैं, पंचरात्र धर्म कहते हैं। ठीक है, ये 5 विषय क्या हैं? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति योग, संसार है या फिर माया संसार, भक्ति मोक्ष योग है या फिर मोक्ष योग, ब्रह्मा जीव संसार है या फिर परम जीव जगत माया या फिर भक्ति है। क्या है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये 5 तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, परम तत्व और मुक्ति, भुक्ति योग और संसार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद के दीक्षा गुरु बताने हैं। ठीक है, तो कौन थे रामानंद के दीक्षा गुरु? हाँ, तो रामानंद के दीक्षा गुरु कौन है? तो राघवानंद है। कौन है? राघवानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत रज्जब का पूरा नाम है मोहम्मद रज्जब, रज्जब अली खां या फिर रज्जब दास या फिर सैयद रज्जब खां। तो रज्जब अली खां है। क्या है पूरा नाम? रज्जब अली खां है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैसी की किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? आखिरी कलाम में, अखरावट में, पद्मावत में या फिर चित्र रेखा में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? जैसी कि किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक मिलता है? तो अखरावट में मिलता है। किसमें मिलता है? अखरावट में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? एक पक्षी प्रेम का चित्रण, फारसी काव्य का प्रभाव, लोक संस्कृति का चित्रण, 12 मासा का वर्णन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है कि जैसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस आलोचक ने जायसी की अवधि को अवधि का अर्धान कहा है? बच्चन सिंह ने, राम कुमार वर्मा ने, रामविलास शर्मा ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने जायसी की अवधि को अवधि का अर्धान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? पद्मावती वियोग खंड को या फिर सिंघल दीप वर्णन को या फिर नागवती वियोग खंड को या फिर रत्नेश विदाई खंड को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो नागवती वियोग खंड को माना जाता है पद्मावत की अनुपम गति। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निगुण संत कवियों में से सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? नानक देव, सुंदरदास, दादू या फिर रज्जब। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि संत कवियों में के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? लगभग सभी कवि पिछड़े वर्ग के थे, उन्होंने भक्ति साधना के साथ साथ कर्म को भी महत्व दिया, या फिर सभी संत कवि सन्यासी थे, या फिर उन्होंने ज्ञान और प्रेम को समान महत्व दिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
यहाँ पर संत कवियों के संदर्भ में पूछा जाए तो सभी संत क्या थे? कवि सन्यासी थे। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी संत क्या थे? कवि सन्यासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? गुरु का महत्व, माया या शैतान का विरोध, प्रेम की प्रधानता या फिर खंडात्मक प्रवृत्ति? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खंडात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, खंडात्मक प्रवृत्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? ठीक है, सूरदास ने कौन सा पद गाया था? प्रभु हैं हम सब पतितन को टीको, या फिर मधुबन तुम कृत रहत हरे, या फिर निगुण कौन देश को वासी, या फिर उधो मुहि ब्रज बिसरत नाही? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य से जब मिले थे, तो ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, प्रभु हाँ सब पतितन की वासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य है? गोपियों का विरह वर्णन, या फिर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, या फिर कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम व्यंजना, या फिर उक्त वैचित्र का प्रदर्शन? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति काव्य की। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य के भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य क्या था? सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा। सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा उनका मुख्य पाद था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु, या फिर स्वामी हरिदास, या फिर निम्बारकाचार्य, या फिर विद्यापति? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उसके शिष्य ने उसे युगानुकूल भाव भूमि प्रदान की। राघवानंद के शिष्य कौन थे? अग्रदास से रामानंद थे, या फिर तुलसीदास, या फिर स्वामी हरिदास थे? राघवानंद के शिष्य। तो राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद थे, है ना। इसके पहले भी क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन अलग करके दिया था वो। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, फादर कामिल बुल्के ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तुलसीदास के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, कवितावली का मुख्य छंद है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि कवितावली का मुख्य छंद क्या है? मुख्य छंद दोहा, चौपाई, या फिर दोहा कवित्व, या फिर कुंडलियां, या फिर कवित्व सवैया? तो यहाँ पर कवित्व सवैया में कवितावली की रचना की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तुलसी की किस रचना को मृत्यु पीड़ा चीख कहा गया है? तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा चीख कहा गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली को, या फिर रामचरितमानस को, या फिर हनुमान बहुलक को, या फिर विनय पत्रिका को? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान बहुलक को, है ना। हनुमान बहुलक को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रामचरितमानस में प्रत्येक खंड का आरंभ किया गया है किससे किया गया है? गुरु वंदना से, संत वंदना से, या फिर कवि वंदना से, या फिर मंगलाचरण से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रामचरितमानस में प्रत्येक खंड का आरंभ किससे किया गया? ठीक है, तो मंगलाचरण से किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान बहुलक, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, या फिर गीतावली? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकी अंतिम रचना पूछ रहा है। ठीक है, तो अंतिम रचना कौन है? हनुमान बहुलक है। ठीक है, इनके हाथ में जब बहुत ज्यादा शरीर में पीड़ा थी तब इन्होंने हनुमान बहुलक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तुलसीदास की किस रचना पर कालिदास के कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? पार्वती मंगल में, या फिर जानकी मंगल में, या फिर कवितावली में, या फिर गीति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, पार्वती मंगल। ठीक है, पार्वती मंगल में विशेष प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि तुलसीदास की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। तुलसी की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली या फिर विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कवितावली। ठीक है, कवितावली गीत काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है। ठीक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर गीत काव्य है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जानकी मंगल और पार्वती मंगल का। तो यह खंड काव्य है, ये दोनों क्या है, खंड काव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया। रामचरितमानस में, कवितावली में, रामाज्ञा प्रश्न में या फिर दोहावली में। ठीक है, या फिर दोहावली में। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कवितावली में इन्होंने अपने अभावग्रस्त जीवन का क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रामचंद्रिका का रचना काल है, मतलब कि उसका समय क्या है। 1591, 1600 ईस्वी या फिर 1601 ईस्वी या फिर 1607 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ये 1601 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी, किसकी, रामचंद्रिका की। ये किसकी रचना है, तो किसकी है, केशोदास की। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश अनुच्छेद हैं। ठीक है, क्या 39 हैं या फिर 51 है या फिर 70 हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, कितने हैं, 39 प्रकाश अनुच्छेद हैं किसमें, रामचंद्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतक तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। वल्लभ संप्रदाय से या फिर रसिक संप्रदाय से या फिर ब्रह्म संप्रदाय से या फिर रुद्र संप्रदाय से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो तानसेन थे वो रसिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। जाहिर सी बात है कि वो गायक थे तो रसिक ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रहीम का ज्योतिष ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। मदनाष्टक है या फिर दोहावली या फिर बरवे नायिका भेद या फिर खेत कौतुकम जातकम है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। रहीम का ज्योतिष प्रबंध ग्रंथ तो क्या है, खेत कौतुकम जातम है, जातकम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की, रहीम का समय क्या है। 1556 से 1627 या फिर 1500 से 1576 या फिर 1400 से 95 या फिर 1500 से 1570। ठीक है, या फिर 1580 से 1640। तो यह क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1556 से 1627। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि नूरजहां ने कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवाकर फेंकवा मरवा दिया था। नूरजहां ने कुपित मतलब कि परेशान होकर के, रहीम को, गंग को या फिर कबीर को या फिर इनमें से किसी को नहीं, हाथी से कुचलवा करके मरवा दिया था। तो कवि गंग को, है ना, कवि गंग को, और कबीरदास को सिकंदर लोधी ने जिंदा ही गंगा में फेंकवा दिया था, है ना। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है। रास पंचाध्यायी या फिर अनेकार्थ मंजरी या फिर सुदामा चरित या फिर मान मंजरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन है, तो रास पंचाध्यायी है। इसी पे इन्हें जड़िया की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान व शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने वाले के लिए के अलावा अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किस लेखक का है। रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल।
क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? नामवर सिंह ने, बच्चन सिंह ने, रामविलास शर्मा ने या फिर मैनेजर पांडे ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह ने। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, बच्चन सिंह ने कहा है कबीर को रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूरा सो पहचानिए लारे दीन के हेत और पुरजा पुरजा कोटि मरे कबहु न छोड़े खेत। यह दोहा किस कवि का है? कबीर का, सूरदास का, नानक देव का या फिर घनानंद का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कबीर का दोहा है। सूरा सो पहचानिए लरे दीन के खेत। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निरूपय भगत कली। इसके मतलब कि किसकी पंक्तियां हैं? रैदास की, तुलसीदास की, कबीर की या फिर नानक की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभु तुम चंदन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, शीर्षक पद किसका है? शीर्षक पद किसका है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये शीर्षक पद किसका है? ये हमें बताना है। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये रैदास की पंक्तियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जो जोगी जागे मन में मुद्रा, रात दिवस न करहि निद्रा। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीर की, मलुकदास की, दादू की या फिर रज्जब की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कबीर दास की पंक्तियां हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ सब कहनी केर पिछागा, कछु कही चला तबला देहि डागा। यह किस कवि की पंक्ति है? तुलसीदास की, यूसरदास की, कबीरदास की या फिर जैसी की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जैसी की पंक्तियां हैं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मानुष प्रेम भवहु बैकुंठी निहित कह छार भई मूठी। यह किस कवि की पंक्ति है? जैसी की, तुलसीदास की, केशवदास की या फिर नंददास की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर इसकी ये पंक्ति किसकी है? मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, तो ये किसकी है? जैसी की है। किसकी है? जैसी की है। मोहम्मद जीवन जल भरन रहट धरी के रीति और घरी सो आई जो भरी ढरी जन्म गा बीती। यह किसकी पंक्तियां हैं? ये रहीम की हैं या रशखान की हैं या कुतबन की हैं या फिर जैसी की हैं? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा जैसी की। ये जैसी की क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। ठीक है। यह कथन किस लेखक का है? आचार्य शुक्ल का या फिर राहुल शंकरत्यायन का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर परशुराम चतुर्वेदी का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है। लाज न लागत आपहु को दौरे ही आयो साथ और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कवहु मैं नाथ। किसकी पंक्ति है? मीराबाई की, तुलसीदास की, सहजोबाई की या फिर रत्नावली की? करें कि लाज न लागत आपो को दौरे आवो साथ, है ना? इसकी है रत्नावली से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की। इसका स्वरूप तो प्रबंध काव्य का सा है परंतु कथा का प्रवाह प्रबंध काव्य के अनुरूप नहीं हुआ। अलंकारों को अनावश्यक महत्व दिया गया। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? रामचंद्रिका के, रामचरितमानस के या फिर पद्मावत के या फिर पृथ्वीराज रासो के? किसके संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था?
ठीक है। तो ये रामचंद्रिका के बारे में कहा था रामचंद्र ने ये कथन, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भलो बुरो शब न तू गुने बुथा कथा कहे कहे सुने ना रामदेव गाई है ना देवलोक पाई है। यह पंक्ति किसकी है? रामानंद की, तुलसीदास की, केशव की या फिर ईश्वर दास की? तो ये केशव दास की पंक्तियां हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है, मैं जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। जो ये डॉट डॉट दिए हैं बीच में क्वेश्चन में, इनकी पूर्ति करना है तो मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर दास या तुलसीदास या फिर सूरदास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी बहन की भी थोड़ी सी हेल्प करते रहिए, ठीक है। अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।